हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस यानी कि बिहार उत्पाद सिपाही, बिहार पुलिस कक्षपाल यानी कि बिहार पुलिस जेल वार्डर और चलंत दस्ता सिपाही का जो एग्ज़ाम 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए देखिए हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया गया था। बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम 14 अक्टूबर 2022 को लिया गया था। बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम 27 फरवरी 2022 को लिया गया था। साथ ही साथ देखिए, बिहार पुलिस कक्षपाल का एग्ज़ाम 16 दिसंबर 2020 को 2 शिफ्ट में लिया गया था, उसका पेपर है। बिहार पुलिस कक्षपाल का जो पेपर 16 जून 2019 को लिया गया था। और फिर बिहार पुलिस कक्षपाल का जो पेपर 22 अक्टूबर 2017 को लिया गया था। इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में साइंस के यानी कि विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। एक ही सेशन में हम लोग सारे बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार पुलिस कक्षपाल, प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट इन जो पेपर में पूछे गए हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, स्टैटिक, जीके का, हिंदी, इंग्लिश, सब मैं आपको कवर करवा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही से संबंधित अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस यानी कि बिहार उत्पाद सिपाही, बिहार पुलिस कक्षपाल यानी कि बिहार पुलिस जेल वार्डर और चलंत दस्ता सिपाही का जो एग्ज़ाम 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा जरूर देख लीजिए। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। आप देख सकते हैं, ये प्रश्न बिहार मद्य निषेध पुलिस 2023 में पूछा गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न जो है बायोलॉजी का है और बायोलॉजी में जो ऊतक वाला चैप्टर है, टिश्यू वाला चैप्टर है, उसी में ये पादप ऊतक का प्रश्न है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए थोड़ा सा हम लोग पादप ऊतक की बात कर लेते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है विभाज्योतक ऊतक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और वैसे भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, विभाज्योतक ऊतक, ठीक है ना, विभाज्योतक ऊतक, क्लियर। और एक होता है आपका अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, ठीक है, एक होता है आपका अस्थायी ऊतक, क्लियर। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। अब देखिए, विभाज्योतक ऊतक के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में विभाज्योतक ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, यहाँ पर लिखा भी गया है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, और तीसरा होता है आपका अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह है, लिखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। अंतर्विष्ट, ठीक है ना, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। तो याद रखिएगा, विभाज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। अब देखिए, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जो होता है, ये जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है और वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तो ये शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक करता है। अब बात करते हैं पार्श्व विभाज्योतक ऊतक की। तो यह तने की परिधि या मूल में वृद्धि का कारण बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है तने का घेरा, तने की मोटाई, तने की परिधि, यानी कि तने का घेरा बढ़ाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो यही पार्श्व विभाज्योतक ऊतक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और तीसरा है अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक उत्तक, यह पौधों में पर्व संधियों के पास पाया जाता है। पर्व संधि जो होता है ना, उसी के बीच पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब हो गया यह विभाज्य उत्तक उत्तक। अब कर लेते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी उत्तक होता है और एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है। तो जटिल में जो है जाइलम और फ्लोएम आता है। जटिल अस्थायी उत्तक, जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का करता है। ये चीज़ आप जानते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल अस्थायी उत्तक हैं। और अब आपका सरल अस्थायी उत्तक कौन सा हो जाएगा? तो सरल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा आता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पैरेन्काइमा है यह सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है, तो आपको याद रखना है पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा जो है ना, एक जीवित कोशिका से बना है और यह भोजन का भंडारण करने के लिए जो है जाना जाता है। ये भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, भोजन का भंडारण कौन करता है? तो पैरेन्काइमा। अब ये देखिए, ये है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? तो कोलेनकाइमा पौधे में लचीलेपन का गुण, मतलब इसी के कारण आता है। ठीक है, लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो ये आपका कोलेनकाइमा। और ये भी जो है कोलेनकाइमा, याद रखिएगा, इसकी भी उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। और एक होता है आपका एस्क्लेरेन्काइमा। एस्क्लेरेन्काइमा जो है, यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अखरोट का जो ऊपर वाला जो सेल होता है या नारियल का जो रेशेदार छिलका होता है, उसी में ये आपका एस्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मृत उत्तक की होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसकी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। क्लियर? ये दोनों जीवित हैं, ये आपका मृत है। क्लियर? तो विभाज्य उत्तक उत्तक हो गया। कौन कौन से उत्तक हो गए विभाज्य उत्तक में? शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। और अस्थायी उत्तक में एक आपका सरल अस्थायी उत्तक हो गया। तो सरल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेन्काइमा। और जटिल अस्थायी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हो गया? समझ गए? तो प्रश्न पूछ रहा था तने का घेरा, तो पार्श्व विभाज्य उत्तक उत्तक। ठीक है ना? चलिए, ये बेसिक जानकारी है और प्रश्न बनेगा भी तो इतना ही से बनेगा और आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता जो है, ये किसके कारण जो है पूछा गया है कि प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये वैक्यूल्स के कारण, यानी कि रिक्तिका के कारण होती है। पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रसधानी या रिक्तिका होती है, जो कोशिका सेल से भरी होती है और यह कोशिका भित्ति पर दबाव यानी कि स्फीति दाब डालती है, जिससे कि कोशिका को कठोरता और तीक्ष्णता मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं। केवल रिक्तिकाएं भी लिख देता है। ठीक है ना, वैक्यूल्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है ना, VACUOLE, वैक्यूल बोला जाता है इसको। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आपके नाखून, बाल, त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यानी कि नाखून, बाल और त्वचा एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। यह जानवरों के खुरों में भी होता है। खुर और सींग, जानवरों के सींग में भी यह पाया जाता है। ठीक है ना, और यह एक प्रकार का प्रोटीन है और जिसे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे नाखून, बाल, त्वचा, जानवरों के पैर के जो खुर हैं या फिर उनके सींग हैं, ये एक तरह के प्रोटीन के बने होते हैं और यह प्रोटीन का नाम है केराटिन। किसके बने होते हैं? ये केराटिन के बने होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था बिहार मद्य निषेध पुलिस का, उसी में पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी प्रकार से मैं पूरा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद स्टैटिक जीके, फिर आपका हिंदी और अंग्रेजी भी मैं कवर करवा दूंगा। बस आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। देखिए, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण दोनों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। बिहार मद्य निषेध पुलिस प्रीवियस ईयर, ये साइंस का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? अब देखिए, इस तरह से तो आसान प्रश्न आपको लगेगा, आप फटाक से मार दीजिएगा ठोस, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ध्वनि तरंग जो है ना,
ये किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक तरह की अनुदैर्घ्य तरंग है ना, अनुदैर्घ्य तरंग। क्लियर? और इसको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, निर्वात में गमन ध्वनि नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव्य में होता है, फिर गैस में होता है। अब इस आजकल जो प्रश्न पूछ रहा है ठोस में भी पूछ देगा, एल्युमिनियम, निकिल, स्टील, लोहा, इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो मैं क्रम से बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो होता है एल्युमिनियम में होता है। धातु की बात करते हैं तो एल्युमिनियम में, फिर उसके बाद निकेल में, फिर स्टील में और फिर लोहा में। ये क्रम से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस में? एल्युमिनियम में, उसके बाद निकेल में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा में। अगर द्रव की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा समुद्री जल, फिर आसुत जल, फिर एथेनॉल और फिर आपका मेथेनॉल। गैस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर आपका हो जाएगा हीलियम, फिर आपका एयर यानी कि वायु, फिर ऑक्सीजन और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्रम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड खाली स्थान दिया गया अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड यानी कि जो एनर्जी पिरामिड है, तो एनर्जी पिरामिड जो होता है ना, हमेशा सीधी अवस्था में होता है, सीधी अवस्था में होता है, ठीक है ना। और इसका आधार सबसे चौड़ा और शीर्ष संकीर्ण होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। केवल जो है लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर पहुंचती है। कितना प्रतिशत? तो केवल 10%। और पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? तो हमेशा सीधा या ऊर्ध्वाधर, अंग्रेजी में अपराइट बोलेंगे इसको, तो यहाँ पर सीधी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? इसमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है ये सही है? बताइए करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के बारे में, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक तथा उपभोक्ता, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ये होना आवश्यक है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये आपका हो गया कौन? पादप। पादप क्या है? उत्पादक है। फिर आपका टीडा, यानी कि पादप में आपके घास वगैरह आ गए हैं, टीडा खाते हैं और फिर इनको पक्षी खा जाएगा। तो ये वाला जो क्रम है ना, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। बिहार पुलिस कक्षपाल का ये क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम। तो देखिए यूरिया का अगर हम रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है कार्बामाइड, कार्बामाइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कार्बामाइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2 का, यहाँ मैं लिखता हूँ NH2 का होल टू CO, या कभी कभी इस तरह से CO NH2 इधर लिख देगा, NH2CO NH2 ऐसे लिख देता है। तो आप दोनों तरफ से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है यूरिया में। क्लियर है ना? चलिए कार्बामाइड इसका अन्य नाम है, रासायनिक नाम। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? बताइए फटाफट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी, देखिए रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसी की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी या जीरोप्लैथैलेमिया नामक रोग, कभी कभी पूछता है जीरोप्लैथैलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से, यानी कि रेटिनॉल की कमी से। क्लियर? अच्छा यहाँ पर देखिए विटामिन सी दिया गया है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन इसकी कमी से एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये विटामिन के है। कोई दिक्कत? विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, इसकी कमी से बेरी होता है ना। चलिए देखिए सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। बताइए कौन सा वर्णक है? तो देखिए ये वर्णक जो है ये क्लोरोफिल है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दे देगा, क्लोरोफिल ए दे देगा, ठीक है ना, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दे देगा। अब कौन सा वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सीधे कार्य करता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल ए करता है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है, बताइए। देखिए सभी 4 मूलभूत बलों में सबसे कमजोर गुरुत्वीय बल होता है और सबसे मजबूत नाभिकीय बल होता है। गुरुत्वीय बल सबसे दुर्लभ है और सबसे मजबूत नाभिकीय बल है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सूर्यास्त, प्रश्न को थोड़ा सा आप पूरा देख लीजिए। ये छोटी तरंग दैर्घ्य का ऑप्शन में है, नीचे केवल कट रहा है। ठीक है, हाँ अब बताइए सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि, सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय बड़ी तरंग दैर्घ्य, यानी कि बड़ी तरंग दैर्घ्य किसका है, लाल का, बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है और इसी कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है और इसी कारण जो है यह आपका लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे कम, बताइए सबसे कम। अब देखिए ये क्रम पूछा जाता है ना, ये क्रम पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, उनका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा रेडियो तरंग सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग का होता है, सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग का होता है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म तरंग का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो अवरक्त का होता है, इंफ्रारेड, अवरक्त यहाँ मैं लिख देता हूँ, अवरक्त का होता है। फिर उससे कम किसका होता है, उससे कम दृश्य प्रकाश का होता है, दृश्य प्रकाश। फिर उससे कम किसका होता है, तो उससे कम आपका परावैंगनी का होता है, यूवी का होता है। फिर उससे कम किसका होता है, तो उससे कम होता है एक्सरे का, एक्सरे का। फिर उससे कम किसका होता है, तो सबसे कम गामा का होता है। तो सबसे कम इसमें पूछा गया है, सबसे कम गामा का होगा। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम गामा का होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम गामा का होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेडियो तरंग का होगा। ठीक है, रेडियो तरंग का। चलिए उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है, ये पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष जो है बताइए दूरी मापने की इकाई है ना। दूरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है। और एक प्रकाश वर्ष में जो है कितना मीटर होता है, तो 9 गुना 10 के पावर 15। ठीक है ना, 9 पॉइंट समथिंग है गुना 10 के पावर 15 मीटर। आप जरूर याद रखिएगा, 9.46 है शायद, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी वस्तु का पृथ्वी को सतह से पलायन वेग है, किसी वस्तु का पृथ्वी की है, ये पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। तो पलायन वेग आपको पता है ना क्या होता है, कि वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र से पार कर जाता है और फिर वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। तो रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि ये प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बार प्रयोग के बाद ये बेकार हो जाता है। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किलोवाट घंटा इकाई किसकी है, किलोवाट घंटा। तो देखिए किलोवाट घंटा जो है ना, ये इकाई किसकी है, तो ये विद्युत ऊर्जा की है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा ना आपको। चलिए और एक और क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट घंटा में जो है कितना जूल होता है। तो याद रखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए विद्युत धारा की एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का जो है क्या होता है, वाट होता है, और इसका वोल्ट होता है, वोल्टता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि यानी कि इसको बोलते हैं क्या, मायोपिया, एक और नाम है इसका मायोपिया। मायोपिया याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष, और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे किया जाएगा,
किससे? अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा इसमें। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया करते हैं उसको उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही मैं आपको बताऊँगा। देखिए फ्यूज़ तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? अच्छा, फ्यूज़ तार के बारे में आपको पता है ना कि यह हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और हमेशा जो है ये लाइव वायर के साथ भी जोड़ा जाता है। जो विद्युन्मय तार होता है लाइव वायर उसी के साथ जोड़ा जाता है और हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी विशेषता बताइए, तो इसका जो है गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है कि इसका गलनांक जो होता है कम होता है। क्या होता है इसका गलनांक? इसका गलनांक जो होता है कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध भी होता है इसका और गलनांक भी इसका जो है कम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? पूरा प्रश्न देख लीजिए, दिख रहा है ना आप? हाँ, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? जो रेनबो है इंद्रधनुष, इसका कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना है, ठीक है ना। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणें अपवर्तन व परावर्तन होता है इसका, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी भी अगर ऑप्शन में आपको डाउट लग रहा है ना, किसी भी क्वेश्चन में, किसी के ऑप्शन में, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रश्न लिख दीजिएगा जरूर। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का, तो आईसी जो होता है इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, हिंदी में एकीकृत परिपथ बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और यह अर्धचालक सामग्री से जैसे कि सिलिकॉन वगैरह से बनता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, ये जो पीएच स्केल है ना, इसकी खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, ठीक है। चलिए, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वह उदासीन विलयन होता है। जैसे कि खाने वाला नमक उदासीन होता है, पीने का पानी शुद्ध जल जो है ये उदासीन होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 से कम जिसका होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा और 7 से ज़्यादा जिसका होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? ये कोशिकांग कौन सा है बताइए, फटाफट बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बताइए कौन सा कोशिकांग जो है ना ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेदन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है कोशिका भित्ति। कौन सा है ये? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति है ये, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? सब लोग बताइए फ्रेंड्स कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, फटाफट बताइए। अच्छा प्रश्न है और ये सब आपको जानना भी चाहिए पहले से भी। बताइए फटाफट, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा। अच्छा आप बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है ना, और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए और प्रोटॉन की खोज लिख करके बताइएगा आप, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन का मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना। चलिए, और प्रोटॉन का आप बताइए। उसके बाद देखिएगा कि कोकाइन के अतिरिक्त, कोकीन है ये, इसका अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? नशीला पदार्थ है और इसका जो है इंसोनिया है, ठीक है ना, यानी कि अनिद्रा। इसका जो आपका अतिरिक्त खुराक किसका कारण बनेगा? अनिद्रा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? अच्छा, पारंपरिक
और एक होता है आपका गैर पारंपरिक, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा में आपका आता है कौन सा? पारंपरिक ऊर्जा में आपका आ जाएगा, अगर इसमें से हम बात करते हैं तो आपका भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना, बायोगैस, ये सब आपके पारंपरिक ऊर्जा आते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गैर पारंपरिक, तो ये आपका गैर पारंपरिक जो है ना, ये आपका इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जो आपका पवन ऊर्जा है ना, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। बाकी तेल, पेट्रोल, कोयला, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज कभी कभी पूछा जाता है। सबसे पहले जान लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। अतः ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, इसमें आपका CO2, जलवाष्प, N2O, जिसको कि हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस भी इसको बोला जाता है, और CFC, ये सब होता है आपका कौन सा? ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? अब देखिए, रक्त वाहिका में जो होती है ना, जैसे मैं क्रम बता रहा हूँ, बायां अलिंद, बायां नीलय, उसके बाद महाधमनी, फिर अनेक प्रकार की जो धमनियाँ, उसमें छोटी धमनी, धमनी शिराएँ, अंग, अग्र और पश्च महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना निलय, उसके बाद एक जो है प्लोमोनरी धमनी है, ठीक है ना। प्लोमोनरी धमनी याद रखिएगा, फेफड़ा प्लोमोनरी शिरा में भी होता है, और बायां अलिंद, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है, ये आपको पता है SO2 और NO2 के कारण होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। उसके बाद देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? पेयजल यानी कि पीने वाला जल। तो देखिए इसमें जो है ना 0.5 ppm से 1.5 ppm तक, तो यहाँ पर कितनी मात्रा जायज़ है? तो 1.5 ppm तक जायज़ है, ठीक है ना। 0.5 से 1.5 ppm तक ये जायज़ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु जो है एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? बताइए कौन सा जंतु है इसमें से जो एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये मेढक है, मेढक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेढक उभयचर वर्ग में आता है, ठीक है, जलीय और स्थलीय दोनों में। तो ये एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? बताइए कौन सा करेगा इसमें से? तो इसमें से आपका सभी हो जाएंगे, ठीक है, इसमें से आपका सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियो तरंग में आयन मंडल मदद करता है, आयन मंडल, ठीक है ना, आयन मंडल मदद करता है। और रेडियो तरंग जो होता है ना, ये आपको पता है कि जो शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार, इन सब में सुविधा प्राप्त होती है ना। चलिए, और जितने भी आपके मौसमी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में वायुमान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो ये सब प्रश्न आप ध्यान मतलब ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बोनिक एसिड इसमें से कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल, बताइए। तो इसमें से आपका CH3COOH ये कार्बोनिक अम्ल है, और ये सिरका है, ठीक है ना, आपको भी याद होगा, ध्यान रख लीजिएगा आप। चलिए, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, तो आपको याद होगा व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो है ना ये बनाई जाती है कैसे? देखिए अमोनिया बनाई जाती है N2+3H2, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना, तब जाके ये बनता है अमोनिया 2NH3, और हैबर विधि के द्वारा, ठीक है ना, हैबर विधि के द्वारा व्यावसायिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन होता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य सहित सब, थोड़ा सा छोटा कर दूं पूरा ऑप्शन आपको दिखे। हाँ देखिए, सूर्य सहित सभी तारों में, सूर्य में भी और तारों में भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन से प्राप्त होता है। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी केवल संलयन अभिक्रिया दे देता है, ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2 बार मैडम मैरी क्यूरी को दिया गया है, ठीक है ना। एक बार रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, ठीक है, और दूसरी बार रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज के लिए। तो मैडम मैरी क्यूरी हैं, ध्यान रखिएगा इनको। देखिए किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, किसी पदार्थ का क्वथनांक बताइए, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। जब दाब में वृद्धि होगी, जब दाब में वृद्धि होगी तब क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब में कमी होगा तो क्वथनांक घट जाएगा, ठीक है। इसी कारण समुद्र के किनारे खाना जल्दी बन जाता है और पहाड़ पर देरी से खाना बनता है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो देखिए द्विबीजपत्री वे सुपुष्पक पौधे हैं जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। 2 बीजपत्र, जैसे चना वगैरह का देखिए ना, चना को जब उसमें से फल निकालिए, ऊपर से छिलका हटाइए, तो देखिए उसमें 2 मतलब दाना होता है, 1 दाना 2 दाना, बीच से फोड़ दीजिए तो 2 बीजपत्री होता है ना। चना, मटर, सेम ये सब होते हैं। और द्विबीजपत्री पादप का पर्ण क्या होता है? पिच्छकारी होता है। तो यहाँ पर देखिए पिच्छकारी दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पिच्छकारी संयुक्त होता है ये। उसके बाद देखिए मूली एक रूपांतरित क्या है? तो मूली जो है एक रूपांतरित जड़ है ना, जड़ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आलू क्या है? आलू तना है, ठीक है। चलिए किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? अब देखिए पानी का घनत्व और पानी का आयतन, पानी का घनत्व सर्वाधिक और पानी का आयतन न्यूनतम, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और देखिए प्रायः सभी द्रव गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, जबकि पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर उसका आयतन घटता है तथा 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ना ये शुरू कर देता है, ठीक है। इसका कारण है कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, यानी कि वायरस से होता है? तो सिंपल सा है, एड्स जो है ये वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एड्स, ठीक है। चलिए एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, चेचक, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वगैरह ये सब वायरस से होते हैं। चलिए इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाकी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जीवाणु से होने वाले रोग है ना। चलिए आलू का कंद एक रूपांतरित, तो मैंने बताया था कि रूपांतरित तना है ना, तो तना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण। तो देखिए पसीना जो होता है ना ये श्वेत ग्रंथि से निकलता है, त्वचा में स्थित होता है श्वेत ग्रंथि, ठीक है ना। और मुख्य रूप से इसमें पानी होता है और साथ ही साथ इसमें क्लोराइड की भी मात्रा होती है, थोड़ी सी यूरिया और अन्य रासायनिक पदार्थ भी इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है बताइए फ्रेंड्स?
फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण की अगर आधारीय इकाई की बात करते हैं तो ये स्पीसीज है, स्पीसीज यानी कि जाति, ठीक है। अंग्रेजी में स्पीसीज याद रख लीजिएगा, कभी कभी इस तरह से स्पीसीज आपको हिंदी में भी लिख करके दे देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से 3R, मतलब ये जो देख रहे हैं 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ये 3R जो है ना ये आपका हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन आपको पता है एस्पिरिन क्या है, पहले बताइए तो एस्पिरिन जो है ना फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यह एक प्रसिद्ध दर्द निवारक और ज्वरनाशक यानी कि बुखार कम करने वाली दवा है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C9H8O4, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा C9H8O4, और इसका रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उत्पादक और खाने के क्रम को क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है इसको। तो देखिए उत्पादक और खाने के क्रम को, यानी कि उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला बोला जाता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। उसके बाद चलिए अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, अभी मैंने बताया था ना आपको। और सबसे छोटी इकाई जो है जीन है, जीन ही अनुवांशिक गुणों का वहन करता है, तो यहाँ पर देखिए जीन दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डी ऑक्सीजनित रुधिर यानी कि रक्त शरीर में किस में आता है, बताइए। डी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स यह आपकी दाईं निलय कक्ष में जाता है, दायां निलय, ठीक है ना। तो यहाँ पर दायां निलय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रारंभिक खाद नहीं है, इसमें से कौन सा प्रारंभिक खाद नहीं है, बताइए। प्रारंभिक खाद इसमें से कौन सा नहीं है, फटाफट बताइए। प्रारंभिक खाद बताइए, इसमें से प्रारंभिक खाद जो है इसमें से कौन सा नहीं है प्रारंभिक खाद। सब लोग आंसर फटाफट कमेंट करते चलिए, इसमें से प्रारंभिक खाद जो है कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध, ठीक है ना, दुग्ध, ध्यान रखिएगा। चलिए भारत में देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का एसी का मान क्या है, तो एसी का मान 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। टिक्का रोग तो ये मूंगफली की फसल में लगता है, और यह एक कवक जनित रोग है, ठीक है ना, मूंगफली में लगता है और ये कवक से होता है। किसके कारण होता है, कवक से, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड, तो यहाँ पर देखिएगा H3PO4, H3PO4 ये आपका ट्राइबेसिड एसिड मतलब एसिड है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 याद रखिएगा, ये जो है ट्राइबेसिक एसिड है। चलिए उसके बाद देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस कराया था, विटामिन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धातु जब अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी कि 17 इसका एटॉमिक नंबर है, यह अधातु तत्व कौन सा है, तो 17 किसका है, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका किसका है, जल्दी बता दीजिए। तो ये आपका क्लोरीन का है, क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। नेक्स्ट है कि जाइलम का क्या कार्य होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज पदार्थ का संवहन करता है और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसमें से, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ये पता है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि H2SO4 का एटोमिसिटी जो है कितना होगा,
एटॉमिसिटी जो है H2SO4 का कितना होगा, टोटल एटम जोड़ लीजिए, ऑक्सीजन 4, सल्फर 5, ठीक है ना, और आपका हाइड्रोजन 2, तो 4, 1 5 और 2 7, तो यहाँ पर 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकालिएगा। साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का, बताइए साबुन का सह उत्पाद क्या है इसमें से, तो ग्लिसरॉल होता है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल जो होता है यह सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, ग्लिसरॉल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सही कथन चुनना है, ठीक है, इसमें से क्या करना है, आपको सही कथन चुनना है। सारा ऑप्शन दिख रहा है ना, सही कथन इसमें से चुनना है। बताइए इसमें से सही कथन आपको चुनना है, फटाफट बताइए करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से जो होगा ना आपका द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है ना, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार जो है ये बदलता रहता है, ठीक है। जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो स्मॉल जी है, जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये परिवर्तनशील होने के कारण भार का मान बदलता रहता है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है और बर्फ पिघल जाएगा तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयतन समान रहेगा, क्योंकि पिघली हुई बर्फ में उतना ही आयतन होगा जितना कि इससे पहले था, तो आयतन वही रहेगा। उसके बाद देखिए मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है, तो हड्डी कान में क्या होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको पता है। यही 3 हड्डी कान में पाया जाता है, मैलियस, इनकस और स्टेपी। हैमेट नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हैमेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसकी पलायन वेग से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और पलायन वेग का मान अभी मैंने बताया था, पृथ्वी के पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 18 कैरेट सोना का प्रतिशत क्या है, 24 कैरेट में पूरा फुल सोना है, तो 18 कैरेट में क्या होगा, 75% हो जाएगा, सिंपल सा निकाल लीजिए आप। सॉरी, देखिए लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, लोहे को गैल्वेनीकृत क्यों किया जाता है, आपको पता है ना, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना। चलिए ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, मैंने बताया था कि ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में ये गमन नहीं करती है, वैक्यूम में, वैक्यूम निर्वात, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए समान प्रकार के, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार मद्य निषेध पुलिस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न 2023 में बिहार मद्य निषेध पुलिस में पूछा गया है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, ऊपरी भाग और निचले भाग क्रमशः होते हैं। बता दीजिए फटाफट इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी जो होता है ये अवतल होता है, ठीक है, ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। और ध्यान रखिएगा ऊपरी भाग जो अवतल लेंस है यह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग किया जाता है, और निचला भाग जो है ये निकट दृष्टि की सुविधा देता है, यानी कि यह पास की वस्तुओं को देखने के पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, दीर्घ तरंग विकिरण का भाग, तो यहाँ पर देखिए प्रकीर्णन जो है, विखरना इसको बोलेंगे, प्रकीर्णन, इसको प्रकीर्णन आप बना लीजिए, प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन जो है ना, प्रकीर्णन ये दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, इसमें से बताइए एक समान त्वरण का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक मुक्त गिरती वस्तु तथा एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति त्वरित होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मुक्त गिरती वस्तु में त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
के बराबर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, ठीक है, एक मुक्त गिरती वस्तु तथा एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद एक ही गति से त्वरित होते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी या निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखिए कोई भी वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निर्भर करता है वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर, ठीक है ना। यह किस पर निर्भर करता है, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है, और जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो जाता है तो वह वस्तु तरल में डूब जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये आपका 4 ओम का प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 जो है प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, यानी कि इस तरह से समबाहु त्रिभुज में आपको जोड़ दिया गया है, ठीक है, और सबका 4 ओम है, सबका 4 ओम है। निकाल लीजिए इसमें से, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना है, R1 गुना R मतलब R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 आपको कर देना है, ठीक है। तो इसमें से एक को आप निकाल लीजिएगा श्रेणी क्रम में, तो 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 गुना 4 और 8 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 12 और 8 गुना 4 32, तो 32 बटा 12 यानी कि आपका हो जाएगा 4 तिया 12 4 बटा 32, 8 बटा 3, इसको पलट दीजिए, ठीक है ना, नहीं पलटना नहीं, इसमें नहीं पलटना होता है, तो 8 बटा 3 ही इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अब यहाँ पर जो है ना प्रश्न थोड़ा सा गलती पूछ लिया गया है। सबसे बड़ी कोशिका जो होता है ना मानव शरीर का, ये ओवम होता है, यानी कि अंडाणु होता है ये, है ना। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु होता है, ध्यान रखिएगा, अंडाणु, या कभी कभी इस तरह से ओवम भी दे देगा लिख के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंडाणु या ओवम तो है नहीं ऑप्शन में। यहाँ पर आपका तंत्रिका कोशिका दिया गया है, तो तंत्रिका कोशिका जो होती है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, बड़ी कोशिका नहीं, सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। चलिए वायुजनित रोग कौन सा है, वायु से होने वाला रोग, तो तपेदिक, डिफ्थीरिया, निमोनिया, ये तीनों जो है वायुजनित रोग है ना। चलिए बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था ना 2023 में, वही है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण, तो देखिए अवक्षेपी अंग का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कान की मांसपेशी जो होगा ना, यहाँ पर देखिए कान की मांसपेशी ऑप्शन में ये जो दिया गया है ये अवशोषी अंग है, ठीक है ना, अवशोषी अंग का उदाहरण है। और अपेंडिक्स, टॉन्सिल, ये सब आपको, और पुरुष में जो निपल्स वगैरह होते हैं, साइनस है, ये सभी अवशोषी अंग के उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, सिंपल सा क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, मैंने बताया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तो मृत हो गया, तो ये तो जहाँ भी स्क्लेरेन्काइमा होगा वो हट जाएगा, है ना, ये तो खत्म हो गया। अब बच गया आपका पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तो मैंने बताया था कि आपका पैरेन्काइमा जो है खास करके ये भोजन का जो है, पैरेन्काइमा ये भोजन का संग्रहण करता है। अच्छा सहारा वगैरह प्रदान करता है कोलेनकाइमा, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इसका कोलेनकाइमा होगा, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होता है, सबसे अधिक न्यूट्रॉन इसमें से किसमें होगा। अब चलिए एक एक करके इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे अधिक न्यूट्रॉन तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर जो आपका दिया गया ना 59 में से 26 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3 33, फिर इसमें 61 में से 29 को माइनस करेंगे, तो ये 11 में से 2 गया 9, मतलब 11 में से 9 गया 2, और ये आपका 5 में से 2 गया 3, इसमें 32 हो गया, फिर इसमें देखिए 30 हो जाएगा, फिर इसमें देखिए 31 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है, 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी कि गोली अवैध जो होता है, जिसमें आपको पता है कि पॉलीकार्बोनेट का बना होता है बुलेट प्रूफ ग्लास, निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इसमें जो है ना आपका पॉलीकार्बोनेट का ये बना होता है ना, पॉलीकार्बोनेट का, जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड
CCl4 इसको बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो ये जो है आपका सेपरेटिंग फनल जो होता है ना, सेपरेटिंग फनल का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ये जैविक खाद है। एक क्या है? वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है ये, ठीक है ना। जैविक खाद यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जैविक उर्वरक है। चलिए, और इसमें जो है ना केचुआ के द्वारा विघटित अपशिष्ट पदार्थ से बना होता है, ठीक है, और रसायन वगैरह इसमें नहीं होता है, केमिकल रहित ये उपकर उर्वरक होता है। चलिए उसके बाद देखिए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का तो नरेंद्र कपानी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पन्न करेगा? 1 ग्राम यूरेनियम, तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है ये 4.5 टन उच्च ग्रेनेड कोयला के बराबर। ये आप ध्यान रख लीजिएगा इसको, ये पिछले बार ही बिहार मद्य निषेध सिपाही की एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है? एक परमाणु इकाई का यानी कि परमाणु संयंत्र का क्रिटिकल यानी कि क्रांतिक बनने का अर्थ है ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के एक न्यूट्रॉन बनाने वाली श्रृंखला में स्थापित हो जाना, अर्थात नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया स्थापित हो जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग होगा इसमें से। तो मैंने बताया था इन्फ्लुएंजा, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ये जीवाणु से नहीं होता है इन्फ्लुएंजा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेप्स है। चलिए उसके बाद देखिए अल्फा कण पूछा गया है कि किसके द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं? अल्फा कण, बताइए फटाफट। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अल्फा कण। तो ये आपको पता है हीलियम नाभिक है ना, तो यहाँ पर आपके हीलियम हो जाएंगे करेक्ट आंसर, जो कि आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है ना। चलिए हीलियम नाभिक के द्विआवेशित आयन होते हैं और इनकी संरचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। नेक्स्ट है कि तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो 16 किसका होता है? सल्फर का होता है। सल्फर का, सल्फर क्या होता है? एक अधातु है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? वियोजित यानी कि तोड़ने के लिए और पूर्ण यानी कि जोड़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये स्विच है। कौन सा है फ्रेंड्स? ये स्विच है, ठीक है ना। वियोजित यानी कि डिस्कनेक्ट और पूर्ण यानी कि जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। तो ये स्विच है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्विच करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मटर इसमें से हो जाएगा। मटर जो है ना, मटर का पुष्प ये जाइगोमॉर्फिक का उदाहरण है, ठीक है ना, यानी कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, क्योंकि इन फूलों को एक ही ऊर्ध्वाधर तल के साथ 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जड़त्व के नियम को भी यह भी कहा जाता है। ये सब बिहार मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध पुलिस का प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप 2022 में। तो जड़त्व का नियम जो है कि आपको पता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम जो है इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क के द्वारा होता है, बताइए कौन सा रोग है? तो ये सिल्फिस है, सिल्फिस, जिसका जो है सिल्फिस का स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वर्ष नहीं, यहाँ वर्ण बना लीजिए या रंग बना लीजिए, लिखना था इसको वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, ठीक है ना। कौन सा रंग या वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम प्रकीर्णित होगा, यानी कि लाल का तरंग दर सबसे ज़्यादा है, यह सबसे कम प्रकीर्णित यानी कि न्यूनतम प्रकीर्णित होगा, और सबसे अधिक हो जाएगा जिसका तरंग दर सबसे कम है, यानी कि बैगनी, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है?
बताइए, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए रासायनिक गुण समान होते हैं उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, जिसमें 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन होता है और 20 न्यूट्रॉन भी होता है। इसका सिंबल Ca होता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित है। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो है उस पर निर्मित क्या है बताइए? तो उत्पादक हैं हरे पौधे, फिर आपका प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जंतु हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका द्वितीय पोषीय स्तर मांसाहारी जंतु वगैरह हो गया, फिर तृतीय पोषीय स्तर, तो यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन पायस का उदाहरण, तो आपको पता है दूध जो है ना, ये पायस का उदाहरण है, जबकि बादल, धुआं, कोहरा ये एरोसोल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एरोसोल के उदाहरण है। ये सब जो है आपके एरोसोल के उदाहरण है, एरोसोल के उदाहरण है, ठीक है। देखिए, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होगी? अब इस तरह के प्रश्न को आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। क्या करिएगा कि ये 30.5 किलो जूल पर मोल, आप ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है। अगर रिपीट भी होता है तो आप इसको याद रखे रहिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा जो है निर्मित होता है, जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा, है ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है, आपको याद होगा। चलिए, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके होते हैं अनुवांशिक रूप से, नहीं एक मिनट, अनुवांशिक रूप से ये समान होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर केवल बी ही होगा, ठीक है ना, केवल यहाँ पर आपका बी ही होगा। अनुवांशिक रूप से ये समान होते हैं क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते विभिन्नता इसमें पैदा नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? बताइए फटाफट। तो ये सब जो है मोनेरा समूह के, मोनेरा जगत के उदाहरण है, मोनेरा जगत का, ठीक है, मोनेरा जगत का। उसके बाद देखिए, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी बता दीजिएगा। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? बताइए फटाफट। तो फ्रेंड्स, ये बना है 3 परमाणु से मिलकर, तो यहाँ पर 3, इसका फॉर्मूला ओजोन का O3 होता है। उसके बाद देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है मीथेन का, याद रखिएगा ये मीथेन है, और इसको मार्स गैस भी बोला जाता है ना, मार्स गैस बोला जाता है मीथेन को। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, जो वनस्पति तेल हैं उसमें साधारणतः क्या होती है? तो इसमें लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती है, ये श्रृंखला बना लीजिए, ठीक है ना, श्रृंखलाएँ होती हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक जो अम्ल है वो आपका इमली वगैरह में, कच्चा आम में, ये सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू, संतरा जो खट्टे फल है उसमें पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन डी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को। गोल्जी काय क्या करता है? गोल्जी काय यातायात का प्रबंधन करता है, ठीक है ना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? परजीवी पोषण युक्त, तो इसमें से आपका अमीबा दर्शाता है। और ध्यान रखिएगा, अमीबा जो है ना, अमीबा प्रचलन के लिए अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद, ठीक है ना, कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, कूटपाद।
और अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है ना, ये किस क्रिया के द्वारा करता है? तो इसका नाम है एंडोसाइटोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। इसी के माध्यम से ये जो है क्या करता है, अपना भोजन जो है ये प्राप्त करता है, एंडोसाइटोसिस, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से पुष्पित, यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो इसमें से आपका जो होगा डिम्ब हो जाएगा, अंडा। यहाँ पर देखिए डिम्ब दिया गया अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा, डिम्ब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिम्ब ये जो है पुष्पी पादप का द्विगुणित भाग नहीं होता है, जबकि अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ओवरी, उसके बाद देखिए दलपुंज और युग्मनज, ये द्विगुणित भाग होते हैं, ये द्विगुणित भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? बताइए कौन करता है इसमें? तो विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय जो है ये दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, यानी कि यह युक्ति परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। और विद्युत मोटर देता क्या है बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो अभी ना मैंने आपको बताया है कि ये हीलियम नाभिक है ना, हीलियम नाभिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनालिका और कल्याण सोना जो है ये किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है, ये सोनालिका और कल्याण सोना। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान में, एक कान में 3 हड्डी, कौन कौन से? मैलियस, इनकस और स्टेपी। दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कि दोनों कान मिलाकर के 6 हड्डी पाई जाती है, मैलियस, इनकस और स्टेपी। स्टेपी जो सबसे छोटी हड्डी है शरीर की हमारी, ठीक है। और जो बाहरी हिस्सा है इसको कर्ण पल्लव बोला जाता है, हिंदी में इसको कर्ण पल्लव और अंग्रेजी में इसको पीना बोला जाता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, PINNA। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? अब बताइए इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें से जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अच्छा, एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है और एक कृत्रिम पारितंत्र होता है ना। तो यहाँ पर आपसे प्राकृतिक पारितंत्र पूछा है, तो प्राकृतिक पारितंत्र में घास के मैदान, झील, महासागर ये सब आते हैं। और कृत्रिम पारितंत्र में, कृत्रिम में आपका मछली घर जो एक्वेरियम है, उद्यान, खेत ये सब आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं यानी कि कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा? बगीचा हो जाएगा, बगीचा, मछली घर, उद्यान, बगीचा मैंने बताया ना, उद्यान, खेत ये सब कृत्रिम है। वन, नदी, रेगिस्तान, ठीक है, घास के मैदान, महासागर, झील ये सब प्राकृतिक पारितंत्र है। चुंबकत्व पर आधारित चुंबकीय तकनीक है, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये चुंबकीय तकनीक पर आधारित एक तरह का चिकित्सीय तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा क्या है? ये बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, है ना। और वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत होती है, यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। अभी ये प्रश्न पूछा भी था, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलिए, उसके बाद देखिए विद्युत का तंतु बना होता है, विद्युत फिलामेंट किसका बना होता है? फटाफट बताइए। तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है ना, टंगस्टन का बना होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हीमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है? देखिए, जो हमारा RBC होता है ना, लाल रक्त कणिका, है ना, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। और इसी हीमोग्लोबिन में जो है आपको पता है ना क्या पाया जाता है? RBC पाया जाता है, अभी मैंने बताया है। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? तो ये आपका जो होता है ना, ये जल से होता है, वायु से होता है, कीट से भी होता है, तो इन सब के माध्यम से होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और परागकण के स्थानांतरण के उपरांत ही निषेचन की क्रिया होती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर। तो जनरेटर क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर मैंने बताया था, आपको याद रखना है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और विद्युत अपघटनी सेल ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डी.आई. मेंडलीव यानी कि दमित्री मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो इन्होंने आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा था मेंडलीव ने। आवर्त सारणी का जनक भी इनको माना जाता है। तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए इनको जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तब हेनरी मोसले, ठीक है। चलिए अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल को। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना शोध किया था। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, कौन सा है ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये शार्क है, शार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्विकक्षीय होता है असमतापी जीव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल, यानी कि न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो ये हमेशा जो लगते हैं ना, ये अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा ही होगा, अलग अलग वस्तुओं पर और अलग अलग वस्तुओं पर, और यहाँ पर देखिए विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। प्रोटीन का तो निश्चित रूप से सोयाबीन हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है। उपार्जित लक्षण, अब देखिए उपार्जित लक्षण क्या है इसमें से बताइए। तो शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है, यानी कि आपने गेन किया हुआ है, खूब खाया है तब जाकर के आप मोटे हो गए हैं। शरीर का वजन ये सब आपको उपार्जित नहीं है, ये जेनेटिक होता है ये सब। चलिए बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा बताइए। तो ये गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपका द्रव गैस में परिक्षिप्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय यानी कि फिर से इसका रिन्यूएबल हो सकता है ना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। बाकी ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आता है। तो ये सब आपके आ जाएंगे किसमें, उत्पादक में। जब इसमें जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो निश्चित रूप से ये उत्पादक वर्ग में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए बायोगैस का मुख्य घटक, तो मैंने बताया था मीथेन, इसका फॉर्मूला भी देकर कभी पूछता है CH4, इसको मार्स गैस बोलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए। बायोमास ऊर्जा का उदाहरण इसमें से बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। बायोमास तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, है ना। इसमें से कौन सा हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा करेक्ट आंसर निश्चित तौर पे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, है ना, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है। ये प्रश्न फिर से मिल गया ना, KWH किसकी इकाई है। अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है आपकी ऊर्जा की यूनिट है, ठीक है ना। किसकी यूनिट है ये, ऊर्जा की यूनिट है। किसकी यूनिट है ये, ऊर्जा की यूनिट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये ऊर्जा की इकाई है। 3.6 × 10⁶ जूल, अभी मैंने बताया था ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लार्वा का, तो लार्वा के परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया जो है इसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, यानी कि कायांतरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, यानी कि सल्फर है, द्रव्यमान 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो 32 में से 16 घटा दीजिए, 16 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था नील बोर ने। तो यहाँ पर देखिए नील बोर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, यानी कि ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय, ये क्या देता है? तो फ्रेंड्स ये क्या देता है? ये गति का एक समीकरण है ना। और ये क्या देता है ये आपसे पूछ रहा है, तो वेग समय का एक फंक्शन है ये, वेग समय का। चलिए उसके बाद देखिए अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है ना ये किसका उदाहरण है? तो यह एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों एवं पर्णहरित क्लोरोफिल का सर्वथा अभाव होता है, तो ये आपका हो जाएगा परजीवी है। अगला प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो ज़्यादा वसा खाने से मोटापा होगा। देखिएगा कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो जब नमी सूख लेता है उसको प्रस्वेदन बोला जाता है, प्रस्वेदन बोला जाता है। पसीना निकलने की प्रक्रिया को भी प्रस्वेदन ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी एक अधातु है इसमें से? तो ये वाला फ्लोरीन जो है अधातु है, बाकी ये सब कोबाल्ट, लोहा, सोडियम ये सब धातु हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक आदर्श ईंधन वह ईंधन है जो, तो आदर्श ईंधन का जो है आपका गुण पता है ना आपको, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, आसानी से उपलब्ध हो, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए, प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। तो इसमें से सभी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाना हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें से किसका? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लोरीन का ध्यान रखिएगा, क्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है अंग्रेजी में भी देखिए लिखा गया एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है घास का अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये किण्वन फर्मेंटेशन कहलाता है। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया था। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध का ओम है, ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं ना, ओम है। चलिए पोलियो और चेचक रोग होता है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो चेचक विषाणु से होता है, विषाणु के संक्रमण के कारण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जल और खनिज पदार्थ का जाइलम करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम ये जटिल अस्थायी ऊतक है, और सरल अस्थायी ऊतक क्या बताया था? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सरल अस्थायी ऊतक हैं, और जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? सिंपल सा बात है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें से, एकल बंध होता है मीथेन में। CH4 आप करके देखिए, ये सब H है ना। चलिए CH4 फार्मूला होता है, एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो मुक्त तो ऑक्सीजन करेंगे, ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन करते हैं मुक्त, ठीक है ना, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। देखिए बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन की किस नियम के चलते होता है? देखिए बस अचानक रुकेगा तो आगे की ओर रुक जाइएगा, अब बैठे रहिए, अचानक बस चल देगा तो पीछे की तरफ झुक जाइएगा, ये न्यूटन के गति का पहला नियम है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। इसी को जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति की जड़ता के चलते बस में सवार यात्री भी बस की गति के समान गति में जो है गति से गतिशील हो जाता है, इसलिए अचानक जो है बस रुकने से वह आगे की ओर झुक जाता है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है? सिट्रिक खट्टे फल में, नींबू, संतरा, इन सब में। तो यहाँ पर देखिए नींबू दिया गया है। सिरका में एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक फ़ारेनहाइट F सेल्सियस पैमाने पर किस ताप पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? 5 गुना।
तो ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, C/100 इक्वल टू F-32/180। अब कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना होगा, कौन? फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर C को x ले लेते हैं, यहाँ पर 100 और यहाँ पर ले लेंगे 5 गुना 5x - 32/180। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 18x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 5 दहिया 50x और 320, यही हो जाएगा ना। इधर इसको भेजिए तो ये 50 में से 18 जाएगा तो ये 32x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 320। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 दहा 320, 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। तो यहाँ पर 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड में। यदि यहाँ पर देखिए सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा, √2 गुना हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। एक्सरे जिसकी खोज रोंगजन ने किया था विकृतिजन्य प्रकार की बीमारी के लिए, तो यहाँ पर विकृतिजन्य हो जाएगा, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित ताप क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर बताइए। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, केल्विन पैमाना पर इसको 0 केल्विन लिखते हैं। वैसे एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न में से किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, भट्टी के सामने है तो विकिरण के द्वारा, है ना, विकिरण के द्वारा ये ऊष्मा प्राप्त करेगा। ठीक है, विकिरण के द्वारा। उसके बाद देखिए कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है, कुकिंग गैस खाना बनाने वाला। तो आपको पता है कि एलपीजी वगैरह में क्या होता है, द्रवित प्राकृतिक गैस जो है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस 90% से अधिक ब्यूटेन होता है। इसमें ब्यूटेन प्रोपेन से मिलकर के बना होता है। किस अम्ल में से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और इसी के कारण जो है ये खट्टापन इसमें होता है। उसके बाद देखिए 18 कैरेट सोना जो है शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितना है, 2 बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, देखे ना 75%। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, D2O को भारी जल कहा जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, है ना, इसको भारी जल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, तो अमोनिया गैस, ये पंजेंट गैस होती है, चुभने वाली गैस होती है। आप जाइएगा ना जो आपके शौचालय वगैरह है जो पब्लिक वाला प्लेस में, तो आप जाइएगा देखिएगा बहुत ज़्यादा उसमें जलन होता है, चुभन होता है आँख में। अमोनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाफिंग गैस, तो मैंने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल 2, मतलब इस तरह से CaSO4 × ½ H2O, यही होता है ना, हाँ ½ H2O होता है, ये सूत्र होता है। और इसको जो है अनहाइड्रेट्स बनने का हाइड्रेशन होता है, सेट होने की प्रक्रिया में अनहाइड्रेट्स के बनने के साथ हाइड्रेशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनहाइड्रेट्स बनने पर हाइड्रेशन। चलिए उसके बाद देखिएगा NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है, सिंपल सा नाम है इसका, क्या बताइए, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, है ना, कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह अवतल दर्पण है। कौन सा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है ना, इसका उपयोग दाढ़ी वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाक कान आँख दांत ये सब जो गले वाले के डॉक्टर हैं ना, ये सब इसमें यूज़ करते हैं इसके। चलिए कुछ सीमा तक वस्तुओं के सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है, तो इसको इलास्टिसिटी बोला जाता है, इसको प्रत्यास्थता बोला जाता है। ठीक है ना, प्रत्यास्थता बोला जाता है। जैसे ही बल हटाया जाएगा ये फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। देखिए स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कितना हो जाता है, तो ये 50% यहाँ पर होगा। ठीक है ना, इससे ज़्यादा होगा ना तो आपको ज़्यादा उमस लगेगी, बेचैनी होने लगता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा ताप के मापने की इकाई क्या है इसमें से, तो सेल्सियस है। अब देखिए यहाँ पर ताप के मापने की इकाई पूछा गया है, ताप का एसआई इकाई नहीं पूछा। अगर ताप का एसआई इकाई पूछता तब आपका क्या होता बताइए, केल्विन होता। ठीक है, इसमें से आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कॉपर तत्व के लवण जो होते हैं ये प्रायः नीले रंग के होते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग ब्लू तथा ग्रीन ग्लास के निर्माण में किया जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होता है। सबसे कम पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है ना, तो इसमें से पिटवा लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।